अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, जो कि पहले भी हमारे शो में कई बार आए हैं। बहुत मेहरबानी सर कि आप आए और हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि लोग जानते ही हैं कि सर जो है वो यूपी पुलिस में भी रहे हैं, तो हम थोड़ा पुलिस की तरफ भी, जो हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम रहती है पुलिस के साथ लोगों की, उस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए, इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं? आपने वोट डाल लिया? आदाब, नमस्कार आरजू साहिबा, आप बड़ी मेहरबानी, आपने खिदमत का मौका दिया। जी, मैंने लखनऊ में जाकर के अपना वोट डाला और ये सबूत है कि मैंने वोट डाला बेगम के साथ। और बहुत मजा आया। गर्मी ज्यादा थी। लोगों ने कहा भी आप हवाई जहाज से जा करके वापस आएंगे, कि ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना बखूबी हर शहरी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर, क्या माहौल देखा आपने? और ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो है वो क्या रोल रहता है इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि जाहिर है आप एक काफी बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं पुलिस में। और हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि अभी इस वक्त भी आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो इशू बना प्रोटेस्ट का, तो वहां पे पुलिस को काफी कुछ सुनने को मिला। तो इलेक्शंस में हमारे यहाँ फौज भी खड़ी की जाती है, पुलिस भी खड़ी की जाती है। क्या भारत में भी ऐसा ही होता है? आरजू साहिबा, बड़ा माकूल सवाल आपने किया है। और सारी जिंदगी बीत गई इंतखाबात कराने में। और इलेक्शन एक वो ड्यूटी है जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस से लेकर के पैरा मिलिट्री फोर्सेस लगाई जाती हैं। फौज की तो नौबत कभी नहीं आई, लेकिन इन सब की, जो सिविल डिफेंस, होम गार्ड, विलेज चौकीदार, सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनकी सबकी जरूरत पड़ती रहती है। अच्छा, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जहां करोड़ों लोग जा करके वोट डालते हैं, तो उसमें तमाम इंतजाम देखने पड़ते हैं, बारीकी से फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है। और जो जराइम पेशा है उनको दस्तयाब करना पड़ता है, उनको पाबंद करना पड़ता है, भारी भारी मुचलकों पे पाबंद करना होता है। जाब्ता फौजदारी आपके यहाँ भी है, जाब्ता फौजदारी हमारे यहाँ भी है। जाब्ता फौजदारी के मुताबिक आपको ये देखना है कि जो बड़बोले हैं, जो गुंडे मवाली हैं, उनके हथियार लाइसेंसी हैं, वो सिर्फ रखवाने हैं इलेक्शंस तक। और जो नाजायज हैं उनको दस्तयाब करना है। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। और गांव गांव जाकर के पुलिस और मैजिस्ट्रेसी, मैं ये कह दूं कि पुलिस अकेले जिम्मेदार है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैजिस्ट्रेसी भी है, मेडिकल फोर्स भी है, सिविल डिफेंस भी है, होम गार्ड भी है। और तमाम जो अमला है हुकूमत का, इंतजामिया का, वो सब मिल करके एक पीसफुल इलेक्शन पूरे करा पाते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि जैसे हाथ की 5 उंगलियां हैं, पुलिस सबसे बड़ी उंगली है, बाकी सब उंगलियों के बिना वो कामयाब नहीं हो सकती है। लेकिन जो आपने फरमाया है, ये कोई आसानी से नहीं होता है। और उसके लिए जो इंतजाम होते हैं, एडवांस इंटेलिजेंस, आखिर कौन लोग हैं, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। पाकिस्तान टीवी पर एक बहुत मशहूर एक प्रोग्राम आता था, वारिस, जो प्ले आता था। उसमें चौधरी हशमत एक वहां के जमींदार थे। वो जैसे चौधरी हशमत वहां थे, वैसे हर जिले में चौधरी हशमत होते हैं। और पहले, अभी तो नहीं, जब आज से 30 साल पहले चौधरी हशमत बुला करके जो गरीब होते थे, जो दबे मजलूम लोग होते थे, तो अपनी जुबान में कहते थे, हुक्का लगा करके, ओए बता तू किसको वोट देगा? कि हुजूर हम तो आप ही को वोट देंगे। तो तू समझ ले कि तेरा वोट पड़ गया। अब धूप में तू कहाँ जाएगा, लाइन वाइन में लगेगा, इतनी मशक्कत मेहनत क्यों करेगा? मैं तेरे घर पे कुछ हलवा पूड़ी भिजवा दूंगा, उसको कहा आराम कर, समझ ले तेरा वोट पड़ गया। इसको हम कहते थे बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग का मतलब ये था कि वो गरीब है उसको दबा दो, धमका लो। क्योंकि चौधरी हशमत हुक्का लेके शराफत से उसी दिन पेश आ रहे थे जब उनको बात करना था और अपना उल्लू सीधा कराना था। वरना चौधरी हशमत उनमें से थे, उल्टा टांग करके खाल उतरवा लेते थे। तो ये बूथ कैप्चरिंग के तरीके थे। बाद में उनको हलवा पूड़ी या कुछ पैसे दे देना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो खुलेआम पैसा देने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब जब से आईटी रेवोल्यूशन आ गया है, जब से सोशल मीडिया आ गया है, सीसीटीवीज आ गए हैं, वो बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला तो खत्म हो गया है। लेकिन जो मुश्किल है, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग, वो थी ग्रॉस बूथ कैप्चरिंग चौधरी हशमत के जमाने की। अब हो गई साइलेंट बूथ कैप्चरिंग। साइलेंट बूथ कैप्चरिंग क्या होती है? बजरिए सोशल मीडिया के अफवाहें फैला देना, लोगों को धमका देना, लोगों को लालच दे देना, और लोगों को इस तरीके से गुमराह कर देना कि वापसी में जब हो जाएगी तो गर्मी, जैसे गर्मी है इस वक्त कई जगह पे 40-45 डिग्री है,
और 45 डिग्री में लौट के आने पे कहते हैं कि साहब एक बड़ी बीमारी फैल गई है, और ऐसी चीजें कई बार मालूम पड़ी कि अफवाह फैला कि जिससे कि लोग वोटिंग के लिए न जाए। और वोटिंग में अगर आप इंतजाम देखें तो सबसे पहली यूनिट होती जहां वोट पड़ता है वो पोलिंग बूथ होता है। 3 4 5 1 से लेके 10 पोलिंग बूथ तक का एक पोलिंग सेंटर होता है। पोलिंग सेंटर से ऊपर इसी तरीके से जिसको कहते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। आपके जोनल हेड, सेक्टर हेड, इन अपने काउंटर पार्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड रहते हैं, और इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि गश्त करते रहें, कोई हथियारबंद आदमी ना हो, कहीं ला कानूनियत ना हो, कहीं किसी तरह की बद इंतजामी ना हो। और इस तमाम चीजों के मद्देनजर आपको ये जान के खुशी होगी, 1 महीने पहले सारे लाइसेंसी हथियार रखवा लिए जाते हैं, थानों में रखवा लिए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। मेरा भी हथियार था, डीजीपी रहा हूं, लेकिन नोटिस आ जाती है कि इस थाने में आप अपने हथियार आप जमा कर दे, उसकी रसीद ले लीजिए, और जब इंतखाबात खत्म हो जाएंगे तो दरोगा आकर के आपको सैल्यूट करेगा और आपके हथियार बाइज्जत आपको वापस कर देगा। ये सबके लिए कानून लागू होता है। ये तो हुई हथियार की बात। फिर शराब की बिक्री के ऊपर, कोई शराब की दुकान इलेक्शन के दिन, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े क्लब है वहां पर भी बार में शराब बंद हो जाती है। और जो दफा 144 ज़ाब्ता फौजदारी का है कि 5 और 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, वो भी होती है। फिर होती है प्रिवेंटिव अरेस्ट, जो नोन शातिर बदमाश जो पिछले 10 साल में इंतखाबात से मुलव्विस किसी भी जराइम में मतलूब रहे हों, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। और उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी या तो जाकर के वो वैसे ही दे देते 151 में, और या फिर उनको मुचलके पे लेके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ये एक्सक्यूज हो जाता है आरजू साहिबा कि साहब हमें इंतखाबात से रोकने के लिए और हमारा राइट ऑफ फ्रेंचाइज रोकने से हमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर वहां पर जाकर के देखते हैं कि वो हंगामा करता है या उसके ऊपर असलहा है, नाजायज असलहा है, या ऐसी चीजें हैं जैसे बॉम्ब बनाने के मटेरियल्स हैं या तेजाब वगैरह है, तो गिरफ्तारी होती है। और उसका एक तकिया कलाम पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है। और वो तकिया कलाम पुलिस का ये है कि उसको जब हमने गिरफ्तारी देने के लिए हुक्म दिया तो उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा दी। ये तकिया कलाम पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जरूर, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। मुनासिब चोट पहुंचा करके उसको गिरफ्तार किया। और वो मुनासिब चोट दिखने में सुनने में तो मुनासिब होती है, दिखने में मुनासिब नहीं होती है। उसकी ऐसी चोट पड़ती है कि वो मैं समझता हूँ कि 20-25 दिन हल्दी और वो ऑइंटमेंट, और कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी वर्जरी करानी पड़ जाए। क्योंकि पुलिस के ऊपर जो हमला करेगा, जब तक ये खुदकशी का जज्बा नहीं होगा, कोई पुलिस के ऊपर हमला 1000 बार सोचेगा कम करने से पहले, करेगा तो उसके नतीजात होते हैं। बहरहाल ये तो हुई पुलिस के जो इंतजाम। फिर आपकी प्लेन क्लोथ्स ड्यूटी, जो लेडीज फोर्स होती है, उसकी बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है, और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत आता है। जो लेडीज पुलिस होती हैं वो ज्यादा अच्छी, मैं जब लखनऊ में ड्यूटी देने गया था तो मैंने ये देखा कि हमारी जो बच्चियां थी बड़ी मुस्तैद, बावर्दी, दुरुस्त और बड़ी चटकी के साथ ड्यूटी दे रही थी। और खासकर जो ज़ईफ थे, जो बुजुर्गवार थे, जो बीमार थे, जो व्हील चेयर पे थे, उनकी खिदमत में आकर के उनको जो भी सहूलियत पहुंचा सकती थी उनको पहुंचा रही थी। और ये काम सभी पुलिस अफसरान कर रहे थे। लेकिन मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी और जो कांस्टेबल्स थी, वो आगे बढ़ करके ये खिदमत कर, शायद खिदमत का जज्बा उनके अंदर ज्यादा होता है, तो मुझे खुशी भी थी। मैंने उनके जज्बे को सलाम किया और ये कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई आपका जज्बा देख करके, और इसी तरह से तरक्की कीजिए और बुजुर्गों की खिदमत कीजिए। अब दूसरी चीज होती है पोलिंग पार्टीज को हिफाजत के साथ, ईवीएम मशीन्स को हिफाजत के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और इंतखाबात के बाद, क्योंकि होता ही है कि मान लीजिए अगर पोलिंग 6 बजे तक है, ये आपने कहा कि 8 से 6 बजे तक पोलिंग है, तो जो शख्स मान लीजिए 5:59 5:59 पे भी लाइन पे लग गया, वो वोट देगा, भले ही लाइन आपकी 100 लोगों की हो, लेकिन वो जी। 100 लोग वोट दे देंगे। लेकिन 5:59 पे भी अगर कोई लाइन में लग गया तो उसको वोट देने तक पोलिंग सेंटर खुला रहेगा, पोलिंग बूथ खुला रहेगा, और वो जब दे देंगे, हो सकता है कि इसमें 1 घंटा भी लग जाए। तो ये नहीं कह सकते कि साथ 6 बजे तक का टाइम था, 6 बजे का टाइम था जो लाइन में लग जाए। लेकिन 6:01 पे कोई अगर आता है तो वो लाइन में नहीं लग सकता है, ना वो वोट दे, क्योंकि वो लेट हो गया है। अब वोटिंग प्रोसेस बंद हुई, आपके इक्विपमेंट तैयार हुए, ईवीएम मशीन्स को सील किया गया,
सील्ड ईवीएम मशीन्स, वीडियोग्राफी, पूरी चीजें जहां जहां ये पोलिंग होती है वहां पे हिफाजत के पूरे इंतजाम, न सिर्फ पुलिस के, प्लेन क्लोज के, सिविल डिफेंस के, होम गार्ड के, बल्कि सीसीटीवी के भी पूरी वीडियोग्राफी के साथ, और इसी सिक्योरिटी एपरेटस के साथ इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लाया जाता है। 4 जून को इनकी काउंटिंग होगी। काउंटिंग के प्रोसेस में ये पूरे इंतजाम रहते हैं। उसके बाद निकलते हैं विक्ट्री प्रोसेशंस। विक्ट्री प्रोसेशंस क्योंकि उसमें जोश ज्यादा रहता है, झगड़े फसाद की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उसको आरजू साहिबा रोकने के लिए पुलिस को पूरा इंतजाम, और उसमें मुसलसल जो इंतजाम, गश्त, गाड़ाबंदी और सर्वेलेंस, ये 3 चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है पुलिस में। गश्त, गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग, ये तमाम चीजें अगर हम करते रहें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें कि कोई फसाद हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें कि क्लैशेस हो। लेकिन विक्ट्री जुलूस में पटाखे चला देना, नाजायज हथियार, क्योंकि हथियार तो सब पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, इस तरीके की हरकत करना, और खासकर प्रॉब्लम कब ज्यादा आती है आरजू साहिबा, जब हारे हुए कैंडिडेट के यहाँ यही जुलूस जा करके बदतमीजी या बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी कि जहां पर फसाद हो सकता है वहां पर इस तरीके के जुलूस को जाने से रोके, ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स लगाने से रोके, किसी भी तरीके की मिसाइल्स या एक्सप्लोजिव्स किसी के हाथ में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब तमाम इंतजाम किए जाते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी में 107, 116 सेक्शंस हैं, उसके जरिए लोगों को पाबंद किया जाता है। पाबंद करके इसी कहते हैं कि आप कोई हंगामा करेंगे तो आपके ऊपर 10 लाख का जुर्माना कर दिया जाएगा। तो ये चीज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी होंगी, और वो तमाम चीजों के मद्देनजर अगर होशियारी से किया जाए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड से किया जाए, तो आरजू साहिबा इलेक्शन इंतखाबात अमन व अमान से पूरे होते हैं। और लापरवाही से किया जाए, लोगों को फेवर किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये हमारे पॉलिटिकल फ्रेंड्स जो हैं ये कोशिश करते हैं कि पुलिस उनके कब्जे में रहे। पुलिस उनके कब्जे में क्यों रहे? क्योंकि अगर सिस्टम में जरा सी भी ढील होगी तो जो बेईमान पॉलिटिशियंस हैं वो चाहेंगे कि उनके जो भी मुखालिफ हो उनके खिलाफ हम ऐसी फर्जी एफआईआर रिपोर्ट्स लिखा दें जिससे कि वो थाने चौकी में बंद हो जाए तो एक तरीके से एक टेरर उनका हो जाएगा। टेरर हो जाएगा तो जो उनके वोट बैंक में नहीं है वो भी उनका वोट बैंक बन जाएगा। तो इसके मद्देनजर लोग चाहते हैं, लेकिन अब वो पुलिस नहीं रही जो 50 साल पहले थी। आज का हमारा कांस्टेबल भी बीटेक ग्रेजुएट, एमबीए, एलएलबी, यहां तक कि पीएचडीज आ रहे हैं, उनको बुली नहीं किया जा सकता है। आप पुलिस लाइन में, जब मैं पहले जाता था तो कांस्टेबल के घर के बाहर साइकिल खड़ी होती थी। आज पुलिस लाइन में जब जाते हैं तो कांस्टेबल के घर के बाहर, ठीक है छोटी का कार है, लेकिन उसके घर में वही टेलीविजन रहता है जो मेरे घर में रहे। उसके घर में कार है, छोटी कार है। उसके घर में आपको जान के खुशी होगी कि अब एसी भी है, जहां पहले पंखे दस्तयाब नहीं होते थे, आज कांस्टेबल्स के घर में एसी भी दस्तयाब है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि हथियार की आपने बात की कि वो भी जमा करवाए जाते हैं, भारत में क्या बहुत आसानी से मिल जाते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से हर घर में आपको जो है वो किसी ना किसी टाइप की गन और ये चीजें लोगों को मिल जाती हैं। क्या भारत में भी इतना आसान है हथियार लेना? अब नहीं, अब तो लाइसेंस भी नहीं मिलते हैं, और नाजायज तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। क्योंकि नाजायज देखिए, पाकिस्तान की एक जोग्राफिकल लोकेशन है कि खैबर दर्रे में दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के सबसे उम्दा नकली हथियार खैबर दर्रे में तैयार किए जाते हैं। वहां की सलाहियत यह है कि अगर आप उनको कोई भी हथियार AK-47 दे दीजिए, AK-56 दे दीजिए, ऊजी सब मशीन गन दे दीजिए, आप ड्रैगन स्नाइपर राइफल दे दीजिए, वहां खैबर दर्रे के गनस्मिथ उसका रेप्लिका वैसा बना देंगे कि असली और नकली में आप पहचान नहीं पाइएगा। और इतने उम्दा और इतने सस्ते, जैसे AK-47 वैसे तो मार्केट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये लाइसेंसी हथियार नहीं है, लेकिन अगर AK-47 2 लाख में खैबर दर्रे मिल जाता है। और मैं आपको मिसाल बताता हूं कि एक हजरत ने वहां पर बनाई वेबली स्कॉट पिस्टल, और दोनों बिल्कुल ऐसी। वेबली स्कॉट आती है पाकिस्तान में 30 लाख रुपए की, उन्होंने कहा हम ये दे देंगे आपको 2 लाख में, आप फर्क बता दीजिए। बस वहां पकड़े कहा गए कि मेड इन इंग्लैंड जहां लिखा था, मेड इन एंग्लैंड लिख दिया था, ANGLA, बस वही पकड़ गए वो, इंग्लैंड की स्पेलिंग और इंग्लैंड की स्पेलिंग, भाई ये नकली है ये असली है। उनका हजरत मैं इंग्लैंड को सही कर दूंगा, लेकिन यही चीज आपको 2 लाख में मिल जाएगी। तो नकली हथियार, जैसे आपने सुना, अगर यूट्यूब पर आप जाएं, खैबर की आर्म्स फैक्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री, घर घर में जनरेशन से
ऑटोमेटिक वेपन्स, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, जो आपके प्रीमियम पुराने एंटीक वेपन्स हैं, मजल लोडर्स, दुनाली बंदूक, वेस्टले रिचर्ड्स, चर्चिल, पर्डीज, जीको जर्मन, हर चीज वहां बन जाती, जो चीज आप बता दें। तो इसलिए वहां पर एक ब्लैक मार्केट की मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हिंदुस्तान में एक जमाना जब रामपुर रियासत थी और मुंगेर, दो जगह नाजायज हथियार बनाने की और क्रिएट करने की जगह थी। लेकिन रियासत जब खत्म हो गई तो वही गन्स में सब खत्म हो गए। तो फिर रामपुर के चाकू मशहूर हुए, चाकू के जमाने खत्म हो गए तो रामपुर के चाकू भी खत्म हो गए। लेकिन यूट्यूब पर जहाँ एक बच्चा है, उसकी बड़ी उम्दा चाकू की और कटार की दुकान है, लेकिन वो लाइसेंसी है, बिल्कुल लाइसेंस शुदा है। लेकिन उस बच्चे को हमारी सरकार ने नवाजा भी है और कई मेडल्स और एहकामात भी उसको दिए हैं। तो उस बच्चे ने, अब जो गन्समिथ थे, क्योंकि नवाब रामपुर साहब खत्म हो गए, अब जब खत्म हो गए तो फिर चाकू के जमाने खत्म हो गए। तो लोग शौक के लिए, डिस्प्ले के लिए वो चीजें हैं। मुंगेर की जो नाजायज गन फैक्ट्री थी, कि वहां पर उस जमाने में मुगलों की आर्टिलरी रहती थी, क्योंकि वहां पर ये कुछ मिनरल्स ऐसे थे जो गन पाउडर के मिलते थे। तो मुंगेर में नाजायज हथियार बनाने की जबरदस्त फैक्ट्री थी। लेकिन अब वो सब चीजें हो गई खत्म, क्योंकि अब जिस तरीके के ऑटोमेटिक वेपन्स मिल जाते हैं ब्लैक मार्केट में वाया नेपाल या वाया बांग्लादेश, तो उतना मुश्किल कौन मुंगेर जाए या कौन इधर रामपुर के गनस्मिथ के पास जाए। रामपुर वैसे खत्म हो गए। तो नाजायज हथियारों की मार्केट तो हिंदुस्तान में खत्म हो गई। लेकिन हमारे यहाँ फैक्ट्री मेड वेपन्स बहुत है, लेकिन अब लाइसेंस के ऊपर सरकार ने बहुत सख्ती कर दी है। अब जैसे मान लीजिए लखनऊ है, कैपिटल है यूपी की, वहां पर एक महीने में लाइसेंस 2 या 3 ही बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। तो साल में अगर 30 हथियार अगर किसी का लाइसेंस बने भी तो वो बात खत्म। और जितनी तो मौतें हो जाती, तो लाइसेंस 15 वहां खत्म हो गए। दिन ब दिन हथियारों की गिनती और नफरी ये कम होती जा रही है हिंदुस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही सर। खैर, रामपुर का आपने जिक्र किया, रामपुर हमारी एक मामी है, वो रामपुर की हैं, और वहां की वो चाकू के साथ चप्पलें भी बड़ी मशहूर है, मैंने सुना है कि जी जी रामपुरी जी जी। जो है। जी। वहां पर हैंडीक्राफ्ट बड़ा मशहूर है। रामपुर में वही नहीं, वहां पर रामपुर में चप्पलें, रामपुर की बेकरी है रजा बेकरी, वहां के बिस्किट्स वो भी रामपुर किचन के थे। बेगम आफ्ताब जमानी बेगम, जो बड़ी बेगम साहब थी, जो बड़ी बेगम साहिबा थी, उनके यहाँ के खानसामा ने जो रजा बेकरी खोली, रजा बेकरी की कुकीज बिस्किट्स आज कितने मशहूर है। कोई भी रामपुर जाए और रजा बेकरी की बिस्किट्स न लाए तो समझ कि उसकी जियारत अधूरी रह गई है। और चाकू, और रामपुर के ही बगल में बदायूं है, वहां मम्मन खान के पेड़ है। ये पुरानी रेसिपीज जो हैं, पुरानी जी। रेसिपीज जो है, उसको लेकर के बहुत चीजें हैं मम्मन खान के। आप तो यूट्यूब पे जाइए, मिल जाएगा। और कभी रामपुर आप तशरीफ लाएं तो ये बड़ी बेगम साहिबा का जो महल है, आफ्ताब जमानी बेगम साहिबा का वो होटल, वहां जब जाइएगा तो पुराने नवाबों के जमाने की शान और शौकत, वहां जब आप जाएंगी तो आपको फर्शी के साथ, आदाब के साथ, वेटर आपको बड़े अदब और एहतराम के साथ आपकी टेबल पे ले जाएगा। फिर गर्म गुलाब जल से आपका हाथ धुलवाएगा और खुशबूदार नैपकिन आपको पेश करेगा कि उससे आप हाथ धोइए। और फिर नजर झुका करके पूछेगा, जी बेगम साहिबा क्या खिदमत करूं। ये मेनू आपके सामने, बाकी जो खिदमत हो, अगर कहीं तो खानसामा को पेश कर दूं, वो खानसामा आ जाएगी कि बेगम साहिबा ये आज बावर्ची खाने में तैयार है। उसके बाद वो एक एक चीज जब आएगी तो खानसामा और वेटर आपको उसकी खुसूसियत बताएगा कि कितना वक्त लगता है, किसको मैरिनेट करने में, किस घी में इसको तैयार किया जाता है, गोश्त कहाँ से आता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो उसकी एक एक चीज की जो बारीकी, तो उससे लज्जत और बढ़ जाती है। और जब आप रुखसत होंगी तो फिर गर्म गुलाब जल से आपका हाथ धुलाएगा। और आप जब टिप देंगी कि आज हुजूर ने, बेगम साहिबा ने इज्जत रखी, मेरी ईद आज हो गई। मतलब उनकी बातचीत की तहजीब ऐसी है जी। कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कि आपने सोचा होगा 500 देंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ कि उसकी बात सुनने के बाद आप 2000 बिना दिए जा नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैं यकीनन देखना चाहूंगी। मगर सर, पुलिस के बारे में लास्ट में ये भी पूछना चाहूंगी कि एक डर खौफ भी लोगों में होता है। मतलब हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ऊपर वाला बचाए ये थाने कचहरियों से। मगर ये भी देखने में आया है कि जो कंप्लेन करने जाते हैं उन्हीं को पकड़ लेते हैं। और रोड एक्सीडेंट या इस किस्म की चीजों का लोग कंप्लेन करते हुए बहुत खौफ खाते हैं। उसकी क्या बड़ी वजह है, या आपको दहशत है। लगता है अब कुछ फर्क पड़ा या अभी भी दहशत है? आरजू साहिबा, आपने भुतहा महल सुना होगा, भुतही कोठी सुनी होगी, हॉन्टेड बंगलो सुना होगा, आपने कभी हॉन्टेड पुलिस स्टेशन नहीं सुना होगा। पुलिस स्टेशन वो जगह है जहां भूत भी नहीं जाते हैं, भूत भी जानने से खौफजदा हो जाते हैं।
हमारा पुलिस एक्ट जो बना है, जो पाकिस्तान में भी लागू हुआ और जो हमारे यहाँ लागू हुआ 1861 में, जो 1857 के बाद बना अंग्रेजों ने, किस तरीके से हुकूमत की जाए। यहाँ तक कि जब मैं नौकरी में आया 1974 में, तो जो पुराने अफसरान थे उन्होंने कहा कि अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई हो आधा इंसान हो। अगर पूरे इंसान हो गए तो आप अच्छे पुलिस अफसर नहीं हो सकते। तो ये जो डीएनए में डाल दिया जाता है, जो डीएनए में डाल दिया जाता है कि आपको आधा कसाई, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं, आवाम के टैक्स से हमारी तनख्वाहें आती हैं, हम उनकी खिदमत के लिए हैं। और हकीकत क्या है कि अब तो खैर बहुत तब्दीली आ गई, हम अपने को मालिक और हम वही अपने को हुक्मरान समझते हैं और बड़े बड़े बंगलों में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी बड़े बड़े कोठियों महलों में रहते हैं, अपने को राजा या नवाब से कम नहीं समझते हैं। तो खौफजदा रहता है आदमी थाने जाने में। ये सही है, आप पानी पीने के लिए गर्मी में घड़ा लगा दीजिए, वो कोई एक आदमी मारे दहशत के कोई पानी नहीं पिएगा थाने आकर के। लेकिन ये जरूरी है कि अगर तबादला ख्याल होना है तो ताल्लुकात होने चाहिए, राब्ता होना चाहिए और कम से कम एक एतमाद होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। सर यही बात है ना कि पुलिस के ऊपर एतमाद क्यों नहीं रहा। मैं अपना ही बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले जो है, वो मेरे घर मुझे लगा कि कोई आया था, ठीक है, मुझ पे अटैक करने के लिए। कैमराज में हमने देखा, हमने उसकी जो है वो जो सिक्योरिटी कैमराज है उसके स्क्रीनशॉट वगैरह बना के सोशल मीडिया पे मैंने और मेरे कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमने उसको शेयर किया। तो पुलिस ने हमें कांटेक्ट कर लिया सोशल मीडिया पे देख के। अब हुआ ये कि हम कह रहे हैं अरे भाई ये कहाँ पीछे लग गए पुलिस वाले, मतलब हम बजाय खुश होने के परेशान हो गए कि अब इनको कौन भुगतेगा, इसलिए कि ये तो उनसे भी खतरनाक है जो मारने के लिए आए थे। तो उसके बाद लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं, वो बेचारे बड़े नाइस थे। वो, मैं तो नहीं गई थाने, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, तो वो मेरे घर आए, उन्होंने घर आके मुझसे पूछा, सारी डिटेल्स ली, सब चेक किया, ये वो जो कुछ हो सकता था, वो सिक्योरिटी जो हो सकती थी वो करके गए। लेकिन एक अजीब खौफ था, हम कह रहे थे भाई अब ये इनको कौन भुगतेगा पुलिस वालों को, मतलब बजाय इसके कि हम खुश होते हम परेशान हो गए। ये चीज क्यों है? मुनासिब बात आरजू साहिबा, वो जो किया धरा तो कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आने। वो वही बात हुई कि अभी तक तो आपने एक बदमाश को दस्तयाब किया नहीं, गिरफ्तार किया नहीं, कोई ऐसा काम किया नहीं कि तसल्ली बख्श हो। अब आप सुबह शाम आ करके अर्ज हालात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ दबिश डाली, मैंने इनको पूछा, ये बाइस्तिवा हैं, इनके बयानात हमने ले लिए, इनका बयान हमने कलमबंद कर दिया। आप सुन लीजिए, ये दौड़ के चले बहुत और पहुंचेंगे कहीं नहीं। और सुबह शाम आकर के इनकी खिदमत में जो मेरा वक्त जाता है, पैसा जाया होता है, वो अपनी जगह। बेहतर ये होगा, मेरा आपको मशवरा होगा कि जनाब आली बेहतर होगा कि आप फोन से ही राब्ता करें, आने जाने की जहमत न फरमाएं, और जो भी आपको मालूमात चाहिए मैं फोन पे ही उसको दे दूंगी। लेकिन आप आ जाकर के अपना वक्त ज़ाया ना करें, और कोई खिदमत मेरे लायक मौका हो तो मैं ज़रूर, आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन बार बार, क्योंकि किया धरा कुछ नहीं, दिन में 3 बार आएंगे, 3 घंटा आपका भी वेस्ट करेंगे। इससे बेहतर होगा कि एक बार मुलाकात के बाद उनसे कह दीजिए जो भी आपको मालूमात करनी है फोन के जरिए कर लीजिए, कोई इमरजेंसी हो तो मैं खुद आपसे गुजारिश कर लूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही मैं कह रही हूँ कि लोग घबरा जाते हैं पुलिस को इत्तला करने से। अगर कोई क्राइम भी हो रहा हो तब भी लोगों में एक खौफ रहता है कि आप पुलिस को बताएं ना बताएं। कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे फैमिली के लोगों की गाड़ियां छीनी गई, आपको मालूम है कराची में जो रोड क्राइम्स जी हाँ, होते जी हैं। हाँ। तो वहां पे जाकर भी अगर शक्ल भी देख लिया उन लोगों की, तो मेरे चचा के बेटे की गाड़ी थी, तो उन्होंने, चचा ने कहा कि मत बताना कि शक्ल देखी है पुलिस वालों को। मतलब इतना खौफजदा था कि उधर से भी मुसीबत होगी जो गाड़ी ले गए, लेकिन पुलिस वाले जो है वो अलग तंग करते। तो ये बहरहाल एक इम्प्रेशन है जो मेरा ख्याल है कि पुलिस को इसके ऊपर, डिपार्टमेंट को जरूर इस पे काम करना चाहिए कि लोग जो है वो खौफजदा ना हो उनसे। लोग उल्टी तरफ भागने शुरू हो जाते हैं कि भाई पुलिस को तो रहना ही दो। तो मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर, लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर या हमें बड़ा हौसला होता है कि हमें जाना चाहिए और अपनी कोई ना कोई अगर कंप्लेन है तो उस पर हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आब्दुल साहिबा, थैंक बड़ी यू। मेहरबानी, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू। नमस्कार।